मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ खड्ग शास्त्रों में ज्योतिष हेतु काशी का योगदान इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर चंद्रमा पांडे जी। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप काशी में रह करके ज्योतिष के माध्यम से आपने अपनी सेवा दे रखी है, तो उसके लिए निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद जी। और गुरुदेव, आगे मैं आपको ध्यान में रखता हुआ आपसे जानना चाहूंगा, खड्ग शास्त्र क्या है, शास्त्रीय परंपरा में इनका मूल उद्देश्य क्या रहा है, आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करिएगा। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे खोजपूर्ण विषय को वे लोग सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, और उस श्रृंखला में मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का संचय कर रहे हैं। खड्ग शास्त्र का मतलब यह हुआ, खास करके मान लिया गया कि वेद एक माने अपने आप में पूर्ण है, वेद का कोई निर्माता नहीं है, वेद ही सबका प्रमाण है, और उसको साक्षात मूर्तिमान मान लिया जाए, वेद को पुरुष मान लिया जाए, तो उसके 6 अंग माने गए हैं। सबसे पहला है कि मुख, तो व्याकरण शास्त्र को मुख कहा गया है, और ज्योतिष को नेत्र कहा गया है। इसी तरह से निरुक्त को कर्ण, कल्प को हस्त, शिक्षा को नासिका और साहित्य को पैर कहा गया है। शब्द शास्त्रम मुखम ज्योतिषम चक्षुषी श्रोत्र मुक्तम निरुक्तम च कल्पः करौ या तो शिक्षा से वेदस्य सा नासिका पाद पद्मद्वयम छंद आद्यैर्बुधैः। तो शास्त्रकारों ने कहा है कि जैसे कि संपूर्ण शास्त्र व्यक्ति के संपूर्ण अंग सुरक्षित हो, अंग विद्यमान हो, लेकिन यदि नेत्र ही नहीं रहे तो व्यक्ति क्या कर सकता है। उसी लिए कहा गया है चक्षुषांगे न हीनो न किंचित करह, चक्षु ही न रहे तो वह एक तरह से किंग कर्तव्य हो जाता है। उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र उस वेद पुरुष का नेत्र स्वरूप है, और वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषितम चक्षुषाचांग मध्य तेनोच्यते संयुतो पीतरैः कर्णनाशादिभिः चक्षुषांगे न हीनो न किंचित करह। नेत्र के न रहने पर व्यक्ति कुछ करने में समर्थ नहीं होता। उसी तरह से भगवान वेद के नेत्र स्वरूप ज्योतिष शास्त्र का महत्व खड्गों में है। तो ये कहा जाए कि सबका एक उद्भव स्थान है कि कौन सा विषय कब प्रारंभ हुआ। तो इस विषय पर मेरा मत है कि जिस तरह से वेद अनादि हैं जी, उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र भी अनादि है। क्यों अनादि है, कैसे तर्क से सिद्ध करेंगे? तो उसका अर्थ यह है कि महाप्रलयावस्था में सब कुछ समाप्त हो जाता। महाप्रलयावस्था के बाद इतने दिन में पुनः सृष्टि होगी, अगली सृष्टि होगी, इसका निर्धारण होता है कितने दिन में। तो उस दिन का निर्धारण कौन करेगा जी? तो दिन का निर्धारण करेगा ज्योतिष शास्त्र ही कि इतना दिन व्यतीत हुआ। इसलिए हम ये कहते हैं कि जिस तरह से वेद अनादि है, उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र भी अनादि है कि आज सृष्टि हुई, इतने दिन के बाद इसका प्रलय होगा, फिर इतने दिन के बाद सृष्टि होगी। तो इसको हम अनादि शास्त्र मानते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा किया हुआ विषय नहीं मानते। अब वेद में इसका जिस प्रकार से आज सांगोपांग ज्योतिष का वर्णन दिखाई पड़ता है, उस तरह से वेदों में दिखाई नहीं पड़ता। तो कैसे कह दिया जाए कि संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र
वेद से ही प्रादुर्भूत है। इस विषय पर हमारा विचार है कि वेद के अनेक मंत्र विलुप्त हो गए। जो आज उपलब्ध हैं वेद के, उन वेद के मंत्रों में इसका संकेत मिलता है कि अयन का वर्णन, ऋतु का वर्णन, मास का वर्णन, ये सभी कर्ण का वर्णन, ये सब मिलते हैं। और वेद में ये सभी विषय वर्णित होने के कारण ये मानना पड़ेगा कि हो सकता है कि जिस प्रकार से आज सांगोपांग ज्योतिष का वर्णन हो, उस तरह से वेद में रहा हो, लेकिन वे मंत्र लुप्त हो गए हों। इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि वेद से निश्रित ज्योतिष शास्त्र नहीं है। दूसरी बात यह है कि पुराणों का महत्व है, किस लिए? वेद प्रतिपादित कर्मों को प्रतिपादन करता है वेद, पुराण, इसलिए पुराणों का महत्व है। उसको हम वेदवत ही मानते हैं, उन्हीं सभी विषयों का। और पुराणों में ज्योतिष का भरपूर विवेचन मिलता है। जितने भी रेखा गणित है, अंक गणित है, ये सब के सब पुराणों में मिलता है। अग्नि पुराण में तो इतना विवेचन मिलता है जिसका कोई सीमा नहीं। उसी तरह से वेद में ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, उसमें भी ज्योतिष के बहुत से अंश मिलते हैं। तो पुराणों में जो मिल रहा है उसको आज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कुछ विषय मिलता है। संहिता के विषय में देखा जाए, ज्योतिष के 3 स्कंद प्राचीन काल से ही माने गए हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत भाग में आकाशीय ग्रहों की गति स्थिति का विवेचन, और संहिता भाग में पृथ्वी, भू, अंतरिक्ष सबका विवेचन, और फलित भाग में माना ये कहा जाए, हाँ फलित भाग मान लीजिए, होरा भाग जिसको कहते हैं, इसमें मनुष्य के पूर्व जन्मार्जित कर्म का फल, उसका किस समय में कैसा प्रारब्ध होगा, प्रारब्ध बस फल प्राप्त होगा, इसका विवेचन होरा भाग में दिया गया है। तो यह कहिए कि ज्योतिष शास्त्र केवल सामान्य व्यवहार के लिए नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र जन्म जन्मांतर के संबंधों को स्थापित करते हुए और उसका कब परिणाम मिलेगा और अग्रिम जन्म में उसकी क्या गति होगी, वह किस लोक में जाएगा, आदि सभी का विवेचन ज्योतिष के होरा भाग में या फलित भाग में किया गया है। तो अर्थ यह हुआ कि ज्योतिष शास्त्र मानव उपकार के लिए पग पग पर सहायक है। मानव के कल्याण के लिए ही ये ज्योतिष शास्त्र है। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी को खड़ंग शास्त्रों के अध्ययन और संरक्षण का केंद्र क्यों माना जाता है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। महत्वपूर्ण यह है कि काशी अपने आप में जी शंकर जी के त्रिशूल पर बसी है, पृथ्वी पर है ही नहीं। विद्यारणवः शिवः साक्षात, भगवान शंकर साक्षात विद्या के समुद्र हैं, और जहाँ समुद्र ही विद्यमान हो तो उस समुद्र में कितने रत्न हैं, उन रत्नों में ज्योतिष भी है एक। और सबसे तो महत्वपूर्ण यह है कि जितने भी विद्वान हुए हैं, अंतिम समय में सभी के सभी या तो शिव साधु जी की प्राप्ति या मन मोक्ष की स्थिति कामना करते हैं। काश्याम मरणान मुक्ति ही ये उक्ति प्रसिद्ध है। और जितने महान महत्वपूर्ण महापुरुष लोग हुए हैं, अपने अंतिम काल में आ करके, चाहे वह तंत्र के साधक रहे हों या माने शब्द शास्त्र के व्याकरण के साधक रहे हों, या जितने भी महापुरुष रहे हों, ये सब के सब काशी में ही आए हैं। जैसे किनाराम जी, अरे सबसे तो बाबा विश्वनाथ जी के इर्द गिर्द में या सुनारपुरा में
काशी केदारेश्वर महादेव के बगल में जितने भी स्थान देखे जाएं सभी संतों के स्थान हैं और सभी संत अपनी वृद्धावस्था में सभी जगहों को छोड़कर यहीं पर ही अपना अंतिम यात्रा के लिए प्रयास करते हैं। तो अर्थ यह हो गया कि भगवान शिव जो विद्या के समुद्र हैं उनके द्वारा प्राप्त सभी शास्त्र का यह केंद्र है, इसीलिए ज्योतिष का भी पूरे पृथ्वी पर यह केंद्र है काशी। जहाँ भी कहीं विद्वान हुए हैं कहीं न कहीं काशी के प्रभाव से प्रभावित रहे हुए हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आज पूरे पृथ्वी पर जहाँ भी ज्योतिष के विद्वान हैं वे कहीं न कहीं काशी के विद्वान से पढ़े हुए हैं या काशी के विद्वान से पढ़े हुए विद्यार्थियों के विद्यार्थी से पढ़े हुए हैं। काशी के अतिरिक्त हमें आज ऐसा नहीं लगता कि पूरे पृथ्वी पर कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो साक्षात या परंपरा काशी से न जुड़ा हुआ हो। आज हम ये देखते हैं कि चाहे वह दरभंगा हो या दिल्ली हो या तिरुपति हो या जहाँ कहीं के भी कोई विद्वान हो, साक्षात यहाँ से उपकृत है या यहाँ के विद्यार्थियों के विद्यार्थी से उपकृत है। और इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे पृथ्वी पर काशी का ज्योतिष के क्षेत्र में किंवा सभी विषयों के क्षेत्र में योगदान रहा है। जहाँ तक हम पहले यहाँ से अध्ययन के बाद अध्यापन के लिए गए थे मथुरा। मथुरा में एक आचार्य रहते थे पंडित संकटा प्रसाद उपाध्याय। ब्रज क्षेत्र में उनके जैसा कोई ज्योतिषी नहीं था। वे काशी के पंडित अवध बिहारी त्रिपाठी जी के विद्यार्थी थे। आज उनके विद्यार्थी संगठा प्रसाद जी के पंडित संगठा प्रसाद जी के विद्यार्थी प्रोफेसर ओंकार नाथ जी और दिल्ली के जितने लोग थे वे सभी लोग दिल्ली में प्रोफेसर हुए लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय में। और वहाँ के जितने भी वर्तमान में अध्यापक हैं वे सब के सब सुखदेव प्रोफेसर सुखदेव जी के, प्रोफेसर ओंकार नाथ चतुर्वेदी जी के विद्यार्थी रहे हैं। और आज वहाँ के जितने प्रोफेसर हैं उनके विद्यार्थी पूरे भारत में यत्र तत्र विद्यमान हैं। उसी तरह से यहाँ के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय के जितने भी विद्यार्थी हैं जो सभी जगह गए हैं, या तो दरभंगा गए हों या भोपाल गए हों या दिल्ली गए हों या बम्बे गए हों, कहीं न कहीं सभी के सभी काशी से उपकृत हैं और काशी में अध्ययन करके अपने को सभी जगह कमल के जैसा खिला रहे हैं। यही काशी का महत्व है ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से या संस्कृत के संपूर्ण शास्त्रों की दृष्टि से। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि खड्ग शास्त्रों के अध्ययन में काशी के आचार्यों की क्या विशिष्ट भूमिका रही है? काशी खड्ग ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में काशी के विद्वान जी अन्वेषण करके इस विषय का यह होता है, यह हो तो कैसे इसका अर्थात शोध करके नवीन नवीन विषय समाज को देते रहे हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ज्योतिष को समाजोपयोगी बनाना यहाँ के आचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ये गरीब से गरीब लड़कों को निःशुल्क पढ़ाना, यहाँ के आचार्य इसकी परंपरा का निर्वाह करते हैं। जैसे 2019 में हम सेवानिवृत्त हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, ज्योतिष विभागाध्यक्ष प्रोफेसर और संकाय प्रमुख काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय से। तो 2019 से लेकर अब तक हम बोर्ड लगा कर रखे हैं कि अध्यापन केंद्र, और नीचे लिखे हैं निःशुल्क अध्यापन केंद्र निःशुल्क। और संपूर्णानंद के
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अन्य शहर के विद्यालयों के लड़के आते हैं जी। और अनेक प्रकार के ज्योतिष संबंधी अध्ययन करते हैं, कुछ व्याकरण संबंधी भी अध्ययन करते हैं। और यही यहाँ के आचार्यों का योगदान है कि निःशुल्क निस्वार्थ भाव से हमारे विद्यार्थियों को विषय आ जाए, यह ध्यान रख करके अध्यापन कराते हैं। प्रायः यह देखा जा रहा है कि तंत्र, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि में गुरुजनों लोग कुछ न कुछ महत्वपूर्ण विषय विलम्ब से बताते हैं अपने शिष्यों को। नहीं बताते हैं ऐसा तो नहीं है, लेकिन विलम्ब से बताते हैं। और जो सेवानिवृत्त हो गए हैं गुरुदेव, वे यह नहीं सोचते कि हमारे पास कोई विद्या रह जाए, हम ले करके चले जाएं, ऐसा नहीं होता। और यह सोचते हैं कि जितना मुझे ज्ञान है, पहले के लोग यह सोचते थे नवीन अवस्था में कि जितना परिश्रम करके हम गुरु जी से अध्ययन किए हैं, हमारा भी विद्यार्थी उसके इर्द गिर्द परिश्रम करे और तब हम उसको बतावें। लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद यह कि कब क्या होगा इसकी कोई जानकारी नहीं, इसलिए जितना भी अपने पास है सब के सब विद्यार्थी को दे दीजिए, और न विद्यार्थी चाहता हो तो भी दीजिए, ताकि वह हमारी विद्या ज्ञान हमारा सुरक्षित रहे। यही यहाँ के विद्वानों का योगदान है खड़ंग माने ज्योतिष शास्त्र की रक्षा के लिए। गुरुदेव, अभी आपने खड़ंग शास्त्र की बात करी, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे आगे जानना चाहूंगा कि क्या काशी में खड़ंग शास्त्रों की कोई विशिष्ट पाठ परंपरा विकसित हुई है? पहले तो प्राचीन काल में जी। अध्यापक अपने घर पर विद्यार्थियों को ही पढ़ाते थे। अपने भले कुछ प्राप्त हो या न हो, जितना रहता था उतने में भी विद्यार्थियों को भी खिलाते थे, अपने भी खाते थे, और किसी भी तरह से विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। आज भी बनारस में परंपरा है कि आचार्य लोग कम से कम, जहां तक मुझे जानकारी है, वेद की आद्योपांत अध्यापन कराते हैं। और उसी तरह से ज्योतिष में भी अनेक विषयों को, जैसे कुछ विद्वान, उसमें एक मेरा भी नाम है कि आप सूर्य सिद्धांत को याद कर लीजिए, आपको इतना पैसा, जिस समय सस्ता का समय था उस समय एक कोई भी, चाहे जहां का भी पूरे भारत का हो, सूर्य सिद्धांत जिसमें मात्र 500 श्लोक हैं, अगर वो याद कर लेता है तो उसको 25,000 रुपया, किसी भी विद्यार्थी को, चाहे जो भी याद करने वाला हो। उसी तरह से यहाँ के अध्यापक किसी भी तरह से प्रलोभन भी देकर उत्साहवर्धन करते हुए विद्यार्थी को पढ़ाते हैं और चाहते हैं कि वह याद हो जाएगा विषय, तो फिर हम उसको पढ़ा करके उसका गूढ़ रहस्य क्या है ये हम बता देंगे। और इसलिए यहाँ के विद्वान समर्पण की भावना से, निस्वार्थ भावना से अध्यापन करते हैं। यही यहाँ के विद्वानों का योगदान है काशी में। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि खड़ंग शास्त्रों का उपयोग फलित ज्योतिष में किस प्रकार किया जाता था? खड़ंग ज्योतिष शास्त्र के 3 विभाग, जी, जिसका मैंने पहले वर्णन किया था। जी। गणित, संहिता और माने सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत भागों को गणित भाग कहते हैं, और संहिता में गणित और फलित दोनों मिश्रित भाग है। और फलित में पूर्व जन्मार्जित कर्म का फल वर्तमान समय में किस प्रकार हो, कब इसका फल होगा, यह वर्णन। और यदि कोई कर्म ऐसा कर दिया है जिसका पूर्व का फल आज एक प्रतिकूल के रूप में मिलता है, खराब मिलता है, तो इसका निवारण कैसे होगा कि वो व्यक्ति खराब फल प्राप्ति से बच जाए, इसका उपाय खड़ंग में मानव के लिए किया गया है।
और सबसे तो यह है कि ज्योतिष शास्त्र यह बतलाता है कि जैसे कोई कहे कि पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के अनुसार ही फल यहाँ मिलता है। जी जी। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति शास्त्र में तमसी द्रव्याणि दीपैव। जी। तो पूर्व जन्मार्जित कर्म को जैसे अंधकार में रखा हुआ कोई वस्तु दीपक के प्रकाश से हम देख लेते हैं, उसी तरह से पूर्व जन्मार्जित कर्म को ज्योतिष शास्त्र रूपी दीपक के माध्यम से हम देख करके उसका इस समय यह फल होगा ऐसा हम देखते हैं। तो अर्थ यह हो गया कि यदि मानव को पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर ही फल प्राप्त होगा तो इस जन्म में कर्म करने की आवश्यकता क्या है? जी। क्या ज्योतिष शास्त्र व्यक्ति को निष्क्रिय बनाता है या इससे निष्क्रिय हो जाएगा? तो नहीं, ज्योतिष शास्त्र किसी को निष्क्रिय नहीं बनाता बल्कि और सक्रिय रूप से कर्म करने में प्रवृत्त करता है, क्योंकि इसका सिद्धांत है कि पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवम इति कथ्यते। पूर्व में जो किया गया कर्म है उसी को भाग्य कहते हैं और उसी भाग्य का फल मिलता है इस जन्म में। तो आज के कर्म भी इस जन्म में भाग्य बनकर मिलते हैं, इसीलिए व्यक्ति को आज का कर्म करना चाहिए और वह फल मिलता है कितने दिन में? तो त्रिभी वर्ष ही त्रिभी मास ही त्रिभी पक्ष ही त्रिभी दिन ही अत्युत कटही पाप पुण्य ही यही वह फलमस्तुते। इसी संसार में सब कुछ प्राप्त होता है अगर आज का कर्म किया जाए तो वह भाग्य बनकर। तो अधिकतम 3 वर्ष, इसके बाद 3 महीना, 3 पक्ष या अति उत्कट कर्म हो जाए तो 3 दिन में ही फल को देने लगता है। तो अर्थ यह हुआ कि ज्योतिष शास्त्र व्यक्ति को निष्क्रिय न बनाकर सक्रिय करता है, कर्म करने में की प्रवृत्ति देता है और जो जस करई उसका फल मिलेगा ही। वही आज का कर्म भाग्य बनकर व्यक्ति को आज ही फल दे देता है। इसीलिए मानव के कल्याण के लिए ही मात्र एक तरह से कहा जाए तो फलित ज्योतिष का उपयोग है। तो फलित ज्योतिष में गणित ज्योतिष के आधार पर या सिद्धांत ज्योतिष के आधार पर ग्रहों की गति स्थिति का विवेचन किया जाता है, गणना किया जाता है और उसी का उपयोग फलित शास्त्र में किया जाता है कि आकाश में आज ग्रहों की स्थिति इस प्रकार की है और जन्मांग चक्र बना करके या अन्य भी जो ज्योतिष की विवेचन की विधा है उस विधा के अनुसार गणित करके और फल बताया जाता है, जो ज्योतिष का महत्वपूर्ण देन है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ग्रह स्थिति, युद्ध, राजनीति या आपदा पूर्वानुमान में इन शास्त्रों की क्या भूमिका रही? यह इतना महत्वपूर्ण विषय है जी। इस पर मेरा लेख भी है एक ठो। जब 2000 संभवतः 13 में केदारनाथ में आपदा आई थी, जी जी, तो वह आज भी उस दिन का ग्रह का योग सब कुछ है और उसमें आया है कि ये योग हो तो उत्तर के स्थिति में प्रलय होता है, वहां सब कुछ समाप्त हो जाता है और उसका गणितीय विचार, गणित से उसका वही दिन वही समय जी आनयन हुआ और जिसका हम विवेचन अपने लेख में भी कर चुके हैं। तो इतना सटीक भविष्यवाणी इसकी होती है पूर्वानुमान को लेकर के। जी। एक विद्वान आए थे जिस समय हम यहाँ बीएचयू में अध्यापक थे, उनका था भूकंप पर। जी। इस समय में यहाँ भूकंप होगा, उनका यही भविष्यवाणी था। एक परशोध था उनका। अच्छा। और वह आकर गणित करके बताए कि इस साल में इतना हुआ, यहाँ हुआ इस तारीख को, इस साल में इस तारीख को यहाँ, इस तारीख को यहाँ, और सारे के सारे जो सिद्धांत दिए थे उस सिद्धांत के अनुसार सही निकले। एक विद्वान का था कि वर्षा किस तारीख को होगी, कितने बजे से कितने बजे तक होगी, उनका शोध इसी पर था और वह 100% सही। नासिक के एक विद्वान थे, इंजीनियर थे, आए हमारे यहाँ, काशी में आए, सभी जगह से घूमते हुए दिल्ली 50 ठेकान जितना भी उनको समझ में आया। उनको सूर्य सिद्धांत पढ़ना था, आए हमसे पढ़े
और पढ़ने के बाद उनका लेख निकला इंग्लिश में, क्योंकि इंजीनियर थे, रिटायर्ड इंजीनियर थे, और छपा विदेश से। और इतना उनकी वाहवाही हुई कि कोई सीमा नहीं। उन लोगों को क्या पता था कि ये सूर्य सिद्धांत का ही गणित था। तो इसका गणित इतना विक्रियट है कि अगर मेहनत करके देखा जाए तो फलित इसका बिल्कुल सही घटेगा। यह संहिता शास्त्र का है, संहिता शास्त्र में इसका उपयोग होता है। लेकिन आज की समस्या यह है कि कोई भी व्यक्ति इतना मेहनत नहीं करना चाहता, और न मेहनत करने के पीछे उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, समाज का भी इसमें दोष है कि जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसके कुछ व्यवस्था तो उसकी होनी चाहिए जिसको भरण पोषण करके करे, मेहनत करे। और आज समाज इस विषय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जी। पहले समाज के लोग अपने यहाँ या संस्थाओं में रह करके भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था विद्यार्थियों को करते थे और वे अनुसंधान कराते थे। यहाँ तक कि तारेगांव आर्यभट्ट का जो एथी था, आर्यभट्ट का स्थान था जो पटना में जी। उनकी लेबोरेटरी थी। तारेगांव में एक उनके मूल घर था जहाँ उनकी लेबोरेटरी थी। तो उस स्तर से जब तक अनुसंधान का कार्य नहीं चलेगा तब तक काम चलेगा नहीं। और विद्यार्थियों को जीविका की समस्या प्रारंभ से ही हो जाती है। गार्जियन अगर इंजीनियरिंग पढ़ने वाला कोई व्यक्ति हो, साइंस पढ़ने वाला व्यक्ति हो, तो उसके लिए जितना भी खर्च चाहिए वो सब वहन करता है, चाहे जैसे करे। लेकिन संस्कृत पढ़ने वाला लड़का अगर आ जाए तो वह समझते हैं कि ये लड़का कुछ अपना काम भी चला लेगा, कुछ पूजन पाठ कर लेगा, और वह तो अपने पूजन पाठ करके अपना काम चला लेता है खाने पीने का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि गार्जियन कहीं यह भी सोचने लगते हैं कि कहीं इसको अधिक मिल रहा है तो कुछ प्राप्त हो जाए। जी। तो एक तो गरीब घर के लड़के ही प्रायः संस्कृत पढ़ने आते हैं, और वह भी अपने भरण पोषण के लिए अध्ययन छोड़कर और किसी भी अन्य विषय में लिप्त हो जाते हैं, जिससे उनका अध्ययन उस स्तर का नहीं हो पाता जैसा होना चाहिए। इसलिए हम किसी भी विद्यार्थी को यह नहीं कहते कि आप अध्ययन के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी कार्य कीजिए। हाँ, ये देखते हैं जरूर कि अगर वह विद्यार्थी अक्षम व्यक्ति है तो यह हम कहते हैं कि आप उतना ही कार्य कीजिए। कोई पूजन पाठ कराना हो, कोई देवी देवता का दर्शन करने हो, कराने जाना हो, या जो भी करना हो उतना ही कीजिए जितने में आपका जीविका चल जाए, केवल पढ़ने के काल में। जी। अगर आप सही ढंग से आपकी पढ़ाई हो गई तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अब पढ़ाई काल में अगर आप लगेंगे अन्य कार्य करने, आय के साधन के बारे में सोचने, तो सरस्वती उस तरह से हृदयंगम नहीं होगी। यदि सरस्वती हृदयंगम हो गई तो सरस्वती बंध्या न होती, कभी सरस्वती बांध नहीं होती। अच्छा, शास्त्र के अध्ययन में यही एक और विशेषता है कि आप जितना अध्ययन कर लिए, यदि इस जन्म में उसका फल आपको नहीं मिला तो वह भी उतनी विद्या आपकी सुरक्षित रह जाएगी अग्रिम जन्म के लिए। ये शास्त्र का सिद्धांत है। श्रुतेन यत्नेन नचवाग उपासिता ध्रुवम करोते व कमप्यनुग्रहम। सरस्वती की जो उपासना करेगा, सरस्वती निश्चित ही अनुग्रह करती हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। और काशी क्या महत्व, विद्वानों का महत्व इसीलिए है कि वे अपने छात्रों को अध्ययन अध्यापन की ओर प्रवृत्त करते हैं, जिससे शास्त्र सुरक्षित रहे। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या खड़ंग शास्त्रों को राज ज्योतिषी से भी जोड़ा जा सकता है? राज ज्योतिष, जी, यह बहुत ही उपयुक्त प्रश्न है। जी। आज जितने भी राजनीतिज्ञ लोग हैं, जी, एक भी ऐसा राजनीतिज्ञ व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी ज्योतिषी के आश्रय में न हो।
नाम नहीं बताया जाता, जी लेकिन यह निश्चित है कि सभी लोग एक दूसरे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कौन व्यक्ति किसके साथ है, मैंने नेता वर्ग में, उसी तरह से जितने भी उच्च स्तर के धनाढ़ वर्ग के लोग हैं, जी जी वे लोग भी कम से कम 2-3 ज्योतिषी को अपने पास रखते ही रखते हैं, इसलिए कि वे सभी विषयों को जानना चाहते हैं और उनसे परंपरा रही है उनकी, उनसे उनको लाभ होता है कि हम इस समय में ये करना है, इस समय में ये करना है, करें या न करें, बिना परामर्श लिए कोई काम नहीं करते। आज के जो उच्च वर्ग के अरबपति खरबपति लोग हैं वो, उनको भी 2-3 ज्योतिषी रहते हैं, और जितने भी चाहे वह प्लेयर ग्रुप के हों, नेता हों, अभिनेता हों, सभी न सभी किसी न किसी ज्योतिषी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सब ओपन नहीं किया जाता। जी गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि खड़ंग शास्त्रों से जुड़े प्रमुख ग्रंथ और आचार्य कौन कौन रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि सबसे प्राचीन पुस्तक जो वर्तमान में उपलब्ध है, पंच सिद्धांतिका। उस पंच सिद्धांतिका में 5 सिद्धांत हैं: पौलिश, रोमक, वशिष्ठ, सौर और पितामह। इन 5, ये पहला पुस्तक जी। इसके बाद धीरे धीरे संशोधन होते होते लल द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। उसके बाद आगे बराह मिहिर लिखे, आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम है पुस्तक। बराह मिहिर के हैं बराही संहिता, जो अद्वितीय ग्रंथ है संहिता के लिए। पराशर ऋषि के द्वारा लिखित बृहद पराशर होरा शास्त्रम। 18 ऋषि हैं ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक। 18 सूर्य, पितामहो व्यासो, वशिष्ठो त्रिपराशरः, पौलिशो रोमशः पौलिशश्चैव, च्यवनो भृगुः। इस प्रकार से सूर्य, पितामहो व्यासो, वशिष्ठो त्रिपराशरः, काश्यपो नारदो गर्गो मरीचि मनुरंगिरा, लमसः पुलिसश्चैव, च्यवनो भृगुः, शौनकोष्टादशाश्चैते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकः। सबसे पहले तो भगवान सूर्य ही है इसके प्रवर्तक, इसके बाद ब्रह्मा जी प्रवर्तक हैं। तो हमारे जो ऋषि परंपरा में लोग हैं, वे लोग अनादि पुरुष कहिए उनको, उनके द्वारा अपने विद्यार्थी को पढ़ाते आज वर्तमान समय में जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण विषय सिद्धांत शिरोमणि, सूर्य सिद्धांत जी, ये सब आदि ग्रंथ हैं गणित के, और फलित के बृहद पराशर होरा शास्त्रम, जातक पारिजात आदि ग्रंथ हैं, लघु जातक, बृहद जातक, अनेक ग्रंथ हैं इसके। संहिता के तो बहुत नहीं मिलते, लेकिन हाँ, नारद संहिता है, बृहद पराशर, उसका बराही संहिता है। संहिता के ग्रंथ सभी विषयों के 3 स्कंदों के ग्रंथ उपलब्ध हैं इस समय। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी में उपलब्ध पांडुलिपियों का इस परंपरा को समझने में क्या महत्व है? काशी के विद्वान अपने अपने काल में, पहले छपाई की व्यवस्था कम थी जी, और अपने सारे ज्ञान को हस्तलिखित रख के अपने पास रखते थे जी, और अपने समाप्ति के काल में या तो उनका पुत्र या उनकी परंपरा का कोई निर्वाह करता था जी, या वे लोग अपने काल में लाइब्रेरी को समर्पित कर देते थे, या अपने विद्यार्थी को धरोहर के रूप में दे देते थे। आज संपूर्णानंद में हस्तलिखित पुस्तकों का भंडार है। जैसे मान लिया कि गणित का ही कोई विषय लिखा गया, फलित का भी जो लिखा गया,
जैसे कि कहाँ हड्डी निकलेगी, कहाँ क्या होगा, इस पर जो लोग अपने अपने हस्तलिखित ग्रंथ रखे, जी ऐसे ग्रंथ संपूर्णानंद में हजारों हैं। तो हमारे यहाँ भी कम से कम 2-4 हजार मैंने संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय में भी है। और सरकार को धन्यवाद देना है कि डिजिटल लाइब्रेरी तैयार हो चुकी है, संपूर्णानंद का भी, हमारे यहाँ का भी, और जहां जहां उपलब्ध हो रहा है पूरे भारत में हस्तलिखित जी छपी हुई पुस्तकों को छोड़ दीजिए, हस्तलिखित जो पुस्तकें हैं 1 लाख से अधिक पुस्तकों का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो जहां गूढ़ रहस्य है उसको समझने में बिना टीका टिप्पणी का तो कोई समझ नहीं पाएगा। जी और इसीलिए उसका योगदान है शास्त्र की संरक्षा के लिए, शास्त्र के रहस्य को जानने के लिए आवश्यकता है उस तरह के हस्तलिखित प्रतियों का। गुरुदेव, क्या इन शास्त्रों में ज्योतिष के साथ अन्य शास्त्र जैसे धर्मशास्त्र या नीति का भी समावेश है? बिना एक दूसरे का अन्योन्याश्रय संबंध है जी क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जब तक ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता ही धर्म की रक्षा के लिए है। जैसे किस समय कौन सा व्रत होगा, कौन सा पर्व होगा, जी यह तो निर्धारित करेगा कौन? ज्योतिष शास्त्र नहीं करेगा। जी किस मुहूर्त में विवाह होगा, धर्मशास्त्र ही तो है। कब 16 संस्कारों में जैसे जात कर्म नामकरण अन्नप्राशन, ये जितने भी संस्कार हैं मनुष्य के जन्म से लेकर के अंत्येष्टि तक, अंत्येष्टि में जैसे कि पंचक में अगर कोई व्यक्ति का देहावसान होता है तो उस व्यक्ति का विधान कुछ है, यह निर्धारित कौन करेगा? ज्योतिष शास्त्र ही करेगा। इसलिए आदि से लेकर अंत तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक या ठीक है निधन तक, ज्योतिष का पूर्णतः योगदान धर्मशास्त्र से संबंधित मनुष्य के लिए है। गुरुदेव, आज के समय में खड्ग शास्त्रों का अध्ययन किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? प्राचीन काल से जिस प्रकार से शास्त्रों की उपयोगिता थी, जी आज भी उसी दृष्टि से शास्त्रों की उपयोगिता है। उस समय भी व्यक्ति थे, उनको भी सारी आवश्यकता थी। आज भी सभी लोग हैं, सबकी आवश्यकता थी। आज थोड़ा महत्व इसलिए बढ़ गया है अध्ययन अध्यापन का कि परंपराएं बदलती रहती हैं, प्रक्रिया बदलती रहती है। पहले प्रक्रिया थी कि व्यक्ति घर में रह करके छात्रों को रहकर अध्यापन कराते थे, भोजन आदि की व्यवस्था करते थे। आज की प्रक्रिया बदल गई है कि विद्यालय खुल गए हैं, सरकार उसको संरक्षण करती है। लेकिन संरक्षण तो ठीक है, तो दोनों की परंपरा अलग अलग होने के कारण आज जो सरकार विषय निर्धारित करती है, प्रोस्पेक्टस निर्धारित करती है, उसी हिसाब से विद्यार्थी पढ़ता है। लेकिन उसी हिसाब से सब कुछ हो जाए ऐसा संभव है नहीं। इसीलिए गुरुजनों के पास लड़के जाकर के पढ़ते हैं। हम प्रोस्पेक्टस का कोई दोष नहीं दिखाना चाहते, न तो दिखाएंगे, क्योंकि हम भी कभी उसका अंग रह चुके हैं। इसीलिए व्यक्ति सोचता है यह कि अधिक से अधिक हम छात्रों में शास्त्र का ज्ञान भर दे, विषय का ज्ञान भर दे। इसीलिए आज के प्रोस्पेक्टस में यह हुआ है कि फर्स्ट ईयर में आप यह विषय ले लीजिए, दूसरे सेकेंड ईयर में ये ले लीजिए, ऐसा ऐसा करके अनेक विषयों का ज्ञान आपको हो जाएगा और मूल विषय आपका जो है वो रहेगा। उसी तरह से कोर और आदि की परीक्षाओं की व्यवस्था की गई है। तो सरकार भी गलत नहीं कर रही है, लेकिन जितना परिपक्व ज्ञान होना चाहिए विद्यार्थी को शास्त्र की दृष्टि से, उतना परिपक्व ज्ञान हो नहीं पा रहा है आज के प्रोस्पेक्टस के अनुसार। इसलिए काशी का महत्व, काशी के विद्वानों का महत्व शास्त्र की संरक्षा के लिए प्राचीन परंपरा को भी बरकरार, अर्थात अपने घर में लड़कों को पढ़ाइए, जो अनुसंधान करने योग्य विद्यार्थी हैं उनको अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त कीजिए, ताकि नए नए
खोज हो सके। जैसे काल सर्पयोग, ज्योतिष में पहले काल सर्पयोग का कहीं चर्चा नहीं, लेकिन आज अनुसंधान के द्वारा ये देखा गया है कि राहु केतु के बीच में सभी ग्रह हैं तो काल सर्पयोग होता है जी, और उसकी आज समाज में मान्यता भी हो गई है। तो उसी तरह से अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त रहे, इसलिए आज के विद्यार्थियों की आवश्यकता है, विद्वानों की आवश्यकता है, शास्त्र की आवश्यकता है, शास्त्र संरक्षक की आवश्यकता है, और इसी हिसाब से सरकार शास्त्र की रक्षा में सहयोग करे, इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आधुनिक ज्योतिषी या शोधकर्ता इन शास्त्रों से क्या सीख सकते हैं? देखिए, जैसे कच्चा घड़ा हो जी, और उस कच्चे घड़े में कोई भी लकीर आप दीजिएगा तो वह चिन्ह बन जाएगा, वह पके हुए घड़े में नहीं होगा। उसी तरह से विद्यार्थी एक कच्चा घड़ा के समान होता है, उसमें जिस प्रकार का ज्ञान गुरुजन लोग स्थापित करेंगे उस स्तर का ज्ञान उस विद्यार्थी में आएगा। और एक अक्षर भी ज्ञान उसको हो गया तो वह उसके जीवन भर के लिए हो जाएगा। जैसे यह हो गया कि अग्नि का वास किस दिन पृथ्वी पर है, किस दिन कहाँ है, किस ग्रह के मुख में आहुति होती है, एक दो श्लोक है इसके। वह विद्यार्थी अगर याद कर लिया तो उसके जीवन भर के लिए हो गया। अपने काल में जो याद किया होगा, लेकिन शास्त्र के माध्यम से लिख कर रखा हुआ है, वह गया। अगली पीढ़ी जो है तो उसको भी तो याद करना है ना। तो अगली पीढ़ी शास्त्र की रक्षा करे, विषय धर्मशास्त्र में परिवर्तित, धर्मशास्त्र में व्यवहार होने वाले सभी विषयों का विद्यार्थियों पर ज्ञान, विद्यार्थियों को ज्ञान हो, इतना तो कर्तव्य है ही, और यहाँ के विद्वान करते हैं ऐसा। गुरुदेव, युवा पीढ़ी के लिए आप खड़ंग शास्त्र और काशी की ज्योतिष परंपरा को कैसे प्रस्तुत करना चाहेंगे? युवा अध्येता जी को हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अध्ययन को ही प्रमुख माने। जी, दूसरा, अपने शास्त्र की रक्षा के लिए कुछ भी अगर कोई विपरीत, उसके शास्त्र के विपरीत में बोलता है तो प्रयास करें कि अपने गुरुजनों के पास जा करके उस शास्त्र की रक्षा में क्या क्या हम तर्क दे सकते हैं यह जरूर सीखें। जैसे प्राचीन काल से सूर्य सिद्धांत या सूर्य सिद्धांत पोषित अनेक ग्रंथों द्वारा निर्मित पंचांग का व्यवहार होता था। जी, वर्तमान समय में जो नाटकल अलमनाक जो नासा से निकलता है उसका व्यवहार अधिकांश लोग करते हैं। तो युग युगांतर से जिस सिद्धांत के आधार पर हमारे पूर्वज गणित करते थे, उस गणित पर आज अनेक अल्पज्ञ विद्वान प्रश्न उठाते हैं। जी, तो विद्यार्थियों के सामने प्रश्न उठाने पर हो सकता है कि वह उत्तर न दे सके, तो प्रयास विद्यार्थी को यह करना चाहिए कि उसका सही उत्तर अगर नहीं मुझे मालूम है तो हम अपने गुरुजनों के पास जाएं और जा करके पहले सही उत्तर जानने का प्रयास करें। क्योंकि आज का विद्यार्थी ऐसे प्रश्न, नास्तिकों जैसा प्रश्न होता है कि दिग्भ्रमित हो सकते हैं। कहीं यह न मान ले कि हमारा जो पूर्वज थे सही ढंग से नहीं देखे, क्यों इस स्तर के नहीं माने। आज जो मान्यता चल रही है नाटकल की या दृश्य पंचांग की या नासा के पंचांग की, उसी को हम भी क्यों न मान लें, विद्यार्थी दिग्भ्रमित न हो जाएं। इसलिए हमारा विद्यार्थियों के प्रति यह कहना कर्तव्य बनता है कि आप अपने गुरुजनों के पास जाएं और ऐसे तर्कों का क्या समाधान हो सकता है वह समाधान जानिए, सोचिए, पढ़िए, या अपने अगर कोई तर्क उठा करके इस समाधान दे सकते हैं तो वो दीजिए।
अपने शास्त्र के प्रति कभी भी अनास्था व्यक्त मत कीजिए। यही हमारा आज के विद्यार्थियों के प्रति संदेश होगा। गुरुदेव, आपके पास समय का अभाव रहता है, इसके बाद भी मेरे द्वारा एक बार प्रार्थना करने मात्र से ही आपने जो मुझे अपना सानिध्य प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त कराया, इसके लिए मैं निश्चित रूप से आपका चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमें इसमें और कहना है जी कि हमारा तो जो समय है व्यस्त है, लेकिन आपका समय, आप जो संस्कृति को धरोहर के रूप में सजोने के लिए काम कर रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है कि संस्कृति हमारी सुरक्षित रहे। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।